ऐसे हम कल्चर का सेकंड टॉपिक जो विज़न है इस अगस्त महीने से वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका मलाबार या मोपला रिबेलियन। देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो मोपला मार्टर्स जो थे या मोपला रिबेलियन जो है उसका एक नया डेफिनेशन दिया गया है। ये एक 3 मेंबर पैनल थी इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च में, मतलब कि बेसिकली एक फिफ्थ डिक्शनरी है, ठीक है, जिसमें अलग अलग मार्टर्स और जो हमारे हिस्टोरिकल मार्टर्स है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो इसका जब रिव्यू हो रहा था उसमें जो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च है उसने रिकमेंड किया है कि इससे रिलेटेड मतलब जो मोपला मार्टर्स हैं इनको हटा दिया जाए, क्योंकि इनके अनुसार ये एक हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का पार्ट नहीं था, बल्कि ये एक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट था। इन्होंने कहा है कि ये जो हाजी जो थे वो एक राइटर थे, जो कि इन्होंने एक सरिया कोड बनाया और बहुत सारे जो मोपला मार्टर्स थे वो डिजीज़ के कारण मरे, ना कि एक मार्टर की तरह, मतलब कि इनको कोलेरा हो गया था या कुछ नेचुरल काउजेस हो गए थे उसके कारण उनका डेथ हुआ, इसलिए उनको मार्टर्स नहीं माना जा सकता। तो समझते हैं पहले प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, और ये बना था आपका 1972 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये रजिस्टर्ड है हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। इसका एम या ऑब्जेक्टिव है टू गिव हिस्टोरिकल रिसर्च और साथ में इंकरेज करना साइंटिफिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है और इन्होंने ही ये चेंजेस लाया है। अब समझते हैं कि मोपला थे कौन। मोपलास जो थे ये बेसिकली मुस्लिम टेनेंट्स थे। टेनेंट्स वो होते हैं जो काम करते थे लैंड पे, ठीक है, जो कामदार्स थे या कल्टिवेटर्स थे। जो टेनेंट्स हैं उनको कहते हैं कनामदार्स और कल्टिवेटर्स को कहते थे वेरुम पत्तम दर्स। ये आपका मालाबार रीजन जो कि आपका साउथ इंडिया में है वहाँ पे मिलते थे, ठीक है। जो मोपला जो थे वो इसलिए प्रोमिनेंस में आए क्योंकि जब मैसूर का इन्वेजन हुआ हैदर अली और टीपू सुल्तान, उस समय इनका ये प्रोमिनेंस में आए। लेकिन जब ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया मालाबार में, तो एक तरह से जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनका एक डोमिनेशन देखा गया इस रीजन में, और इस कारण से इनका जो दबदबा था, मोपलास का जो दबदबा था वो कम हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इन दिस सिनेरियो मोपला सून फाउंड देमसेल्व्स एट द मर्सी ऑफ द हिंदू लैंडलॉर्ड्स हु वर सस्टेन्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। तो इसमें 3 बात आपको समझना पड़ेगा कि मोपला कौन है। मोपला वो है जो कि लैंड पे काम करते थे और इनका एक दबदबा था स्पेशली ड्यूरिंग टीपू सुल्तान और हैदर अली। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को हराया, हैदर अली का डेथ हो गया, उसके बाद टीपू सुल्तान को हरा दिया इन फोर्ट एंग्लो मैसूर वार, उसके बाद इनका जो दबदबा है वो कम हो गया, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे जो कि ज़मींदार थे वो बेसिकली हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे, और जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो एक तरह से हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको ज़्यादा फेवर कर रही थी। इसके कारण ये फिर इनका राइजिंग हुआ, अपराइजिंग हुआ, ठीक है। तो जो मालाबार रिबेलियन है उसको अगर देखें तो इसे मोपला राइट भी कहा जाता है। ये बेसिकली आर्म्ड अपराइजिंग थी ऑफ मुस्लिम टेनेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर भी, और साथ में जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे वो भी। कब हुआ ये? 1921 में हुआ। इट हैज़ ऑफन बिन परसीव्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल अपराइजिंग इन साउदर्न इंडिया, और इसको एक तरह से पीजेंट रिवॉल्ट में भी काउंट किया जाता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। लेकिन अब जो भी नए डेवलपमेंट हुए हैं उसके अनुसार इसको बहुत सारे इसमें चेंजेस देखे गए। जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसमें चेंजेस देखा जा रहा है। इट ऑकर्ड विद इन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मतलब कि जब ये चल रहा था उसी समय हमारा खिलाफत मूवमेंट भी हो रहा था 1922, जो कि हमारे महात्मा गांधी लीड कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा मालाबार रिवेलियन का। अब ओवरऑल ब्रॉड काउजेस देखें क्यों हो रहा था रिवॉल्ट। ओवरऑल अगर ब्रॉडली समझने की कोशिश करें तो आपको इसमें 4 पॉइंट समझना पड़ेगा। एक तो हिस्ट्री ऑफ फ्यूडल कन्फ्लिक्ट, जो हिस्ट्री है हिस्टोरिकली आपको समझना पड़ेगा। दूसरा अग्रेरियन डिस्कॉन्टेंट, तीसरा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ मापिलास, चौथा इमीडिएट काउजेज। इस 4 हेडिंग में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पहला, अगर आप देखो फ्यूडल कन्फ्लिक्ट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखो तो जो पीजेंट लैंडलॉर्ड रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रहे हैं।
ऐसे भी इन जनरल भी आप देखो तो जो पीजेंट और जो जमींदार है उसके बीच में रिलेशनशिप स्ट्रेन रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, और यहाँ पे तो और ज़्यादा था। ठीक है, 32 अपराइजिंग्स जो थे वो मोपलास में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो इसी में आपको पता चलता है कि कितना स्ट्रेन रिलेशन था, और ये रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रेंड हो गया क्योंकि हिंदू रिलीजन का डिफरेंस था। हिंदू ऊपर थे, मुस्लिम नीचे थे, तो वो एक तरह से कम्युनल टोन भी इसमें आ जाता है। अग्रेरियन डिस्कॉन्टेंट अगर देखें तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जो इकोनॉमिक कंडीशन था मोबला टेनेंट का वो बहुत जल्दी ख़राब होते जा रहा था ब्रिटिश पॉलिसी के कारण, चाहे वो टैक्सेशन पॉलिसीज़ हो ब्रिटिशर्स की, या टेनेंसी पॉलिसी हो, या फोर्स्ड एविक्शन से रिलेटेड हो। तो इस कारण से एंटी ब्रिटिश और एंटी फ्यूडल सेंटिमेंट जो है वो बढ़ रहा था इन मालाबार पीजेंट में। फिर तीसरा रीज़न है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ मोपलाज। देखिए, जो कांग्रेस थी उस समय पार्टी हमारी, वो रीच आउट कर रही थी टू द मोपिला कल्टिवेटर टू मोबिलाइज सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस टू खिलाफत मूवमेंट। आपको समझना पड़ेगा कि इस समय पैरेलल में आपका खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा है, और जो कांग्रेस है वो मापिला कल्टिवेटर्स को से कनेक्शन कर रही है कि आप भी हमको सपोर्ट करो। तो इस तरह से एक पैरेलल आपको तो समझना पड़ेगा दोनों को। एक खिलाफत कमेटी बनी थी इन मालाबार इन जून 1920, और जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। 1920 में गांधी शौकत अली के साथ, आपको पता होगा जो खिलाफत मूवमेंट था उसमें एक तरह से आपका हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए थे। गांधी जी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया था। तो उसी में आपको समझना पड़ा कि जो अगस्त 1920 में जो शौकत अली थे, जो खिलाफत मूवमेंट था उसके बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे शौकत अली, वो गांधी के साथ विजिट किए थे कैलिकट टू स्प्रेड द कंबाइंड मैसेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत अमंग रेसिडेंट्स ऑफ मालाबार। तो समझना पड़ेगा कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम का एक यूनिटी दिख रहा है आपका नेशनल लेवल पे, और ये सब रीजनल लेवल पे साउथ इंडिया में ये आपका एक कम्युनल टोन भी दिख रहा है, जिसमें हिंदू लैंडलॉर्ड्स ऊपर हैं और मुस्लिम नीचे हैं। ठीक है, इन जनवरी 1921 द मापिलास अंडर रिलीजियस हेड मोहम्मद महदूम टंगल प्लेस सपोर्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है कि इमीडिएट कॉज क्या हुआ, ये हुआ क्योंकि जो लीडर थे इस मूवमेंट के, बरया कुंजा हमीद हाजी, इन्होंने आर्म्स ले लिया अगस्त 1921 में। मतलब कि इसके बाद ये वायलेंट हो गया मूवमेंट अगस्त 1921 में, क्योंकि जो खिलाफत लीडर थे अली मुसलियार, वो उनका अरेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा र्यूमर फैलने लगा। ठीक है, आपको ऐसे भी आप देखोगे किसी भी कम्युनल टेंशन में र्यूमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि ऑल ऑफ अ सडन र्यूमर आएगा कि इतने लोग को मार दिया गया, इसके साथ ऐसा कर दिया गया, ये हो गया वो हो गया, एंड पीपल गेट एजिटेटेड, और वो इस बात को रियलाइज़ ही नहीं करते कि ये र्यूमर है। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ। तो कोर्स क्या था रिबेलियन का, ये तो हमने समझा काउजेज। अब कोर्स क्या क्या है, तो ये एक गुरिल्ला टाइप ऑफ अटैक के फॉर्म में बन गया, जो कि इसमें इन्वॉल्व वो लोग फिर अटैक कर रहे थे किसको, तो पुलिस को, ट्रूप्स को और जैनमीज को। जो भी कॉलोनियल स्टेट का सिंबल था, वो चाहे टेलीग्राफ लाइन या ट्रेन स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, उस पर अटैक किया जा रहा था। और जो रिवेलियन जो था वो स्प्रेड किया अक्रॉस मालाबार डिस्ट्रिक्ट। ब्रिटिश ऑफिसर एंड लोकल पुलिस एस्केप्ड, लिविंग वास्ट ट्रैक्ट ऑफ टेरिटरी फॉर्मली अंडर द कंट्रोल ऑफ द लोकल रिवेल। मतलब कि इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया, इतना ज़्यादा इनके पास पावर आ गया कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो छोड़ के भाग गए। ठीक है, जो लोकल पुलिस थे वो बच के निकल गई, और बहुत बड़ा एक रीजन इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। इंडिपेंडेंट स्टेट एक तरह से बन गया विथ हाजी एज इट्स रूलर। तो इस तरह से जो हाजी था वो एक पैरेलल खिलाफत रजीम चलाता रहा, जिसका हेडक्वार्टर था आपका नीलाम्बूर में। टेनेंट्स को जो है बहुत सारा पावर दिया गया ओवर लैंड कल्टिवेटेड, और साथ में बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव भी दिए गए। हालांकि ये जो मूवमेंट था एक प्रोटेस्ट की तरह स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटीज़, लेकिन बाद में इसमें कम्युनल टोन, कम्युनल वायलेंस भी देखा गया। मैसेकर देखा गया, फोर्सिबल कन्वर्सन, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना। तो इस तरह से ये एक कम्युनल टोन बनता दिखा इसमें। ठीक है, फिर अल्टीमेटली फिर ब्रिटिश ने सप्रेस किया इस रिवॉल्ट को बहुत ज़्यादा एग्रेशन करके, और साथ में गुरखा रेजिमेंट जो है आपका नेपाल से रिक्रूट होता है, आपको पता होगा। तो गुरखा रेजिमेंट जो उस समय था ब्रिटिशर्स का, उसके थ्रू यहाँ पे एग्रेशन करके इस एरिया को मार्शल लॉ में इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ पे, और कंट्रोल में लाया गया।
इसी समय आपका एक वेगन ट्रेजेडी भी हुआ। वेगन ट्रेजेडी क्या था कि जो 60 मापिला प्रिजनर्स थे, वो जब उनको जेल लाया जा रहा था तो इतना ज़्यादा सफोकेशन हो गया, इतना ज़्यादा लोग एक छोटे से डिब्बे में रखे गए थे कि सफोकेशन हो गया और लोग सफोकेटेड टू डेथ देखा गया। ठीक है। और जनवरी 1922 तक जो पूरा एरिया था वो वापस कैप्चर कर लिया गया, सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को कैप्चर कर लिया गया, जो हाजी थे उनको अरेस्ट किया गया और बहुत सारे लोगों को डेथ सेंटेंस भी दिया गया ब्रिटिशर्स के समय। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो पहले तो हमने समझा कि मालाबार मोपला रिवेलियन न्यूज़ में क्यों है। ठीक है। उसके बाद हमने समझा प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। फिर मोपलाज के बारे में हमने समझा कि ये होते कौन थे। ठीक है। फिर मालाबार रिवेलियन के समय समझा और साथ में इसको कनेक्ट किया खिलाफत या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। उसके बाद हमने समझा कि जो काउजेज क्या क्या रिवल्ट के। तो पहला था हिस्ट्री ऑफ फ्यूडल कन्फ्लिक्ट इन मालाबार रीजन, दूसरा अग्रेरियन डिसकंटेंट, तीसरा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, चौथा इमीडिएट काउज। फिर हमने समझा कि किस किस तरह से रिबेलियन हुआ और क्या शेप उसने लिया, और लास्टली फिर हमने समझा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने वापस कंट्रोल किया। उसमें आपका वेगन ट्रेजेडी के बारे में भी आप समझ गए। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए प्लीज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।